छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो अशरफ जैदी साहब, क्या यही अगला एम है कि 2-3 महीने के अंदर आप अपना बॉम्ब बना करके तैयार कर लें? जिस तरीके के हाव भाव कल अली खामेनेई के भी थे, उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा है, हमने इजराइल के ऊपर जीत हासिल की है, हमारे यूरेनियम को बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरान की गार्डियन काउंसिल ने और उनके पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन को अप्रूव कर दिया है जिसके तहत तेहरान अब आईएईए के बाहर है, यानी कि आईएईए इंस्पेक्टर्स अब उनको नहीं एग्जामिन कर पाएंगे। इसको कैसे देखा जाए, इसकी मंशा क्या है? ये जो एक नया कदम है ईरान की तरफ से, आईएईए ने इस बात का खंडन किया है, लेकिन इसको हम कैसे देखें? क्या अब ईरान अगले कुछ महीनों में अपना बम बना करके तैयार करेगा? ये ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरान कई सालों से यूरेनियम इनरिचमेंट के पीछे तो है, लेकिन वो अपने उसको अमन और शांति के लिए और जो दूसरे उसके काम है उनको इस्तेमाल करने के लिए उनका जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामेनेई, उनका एक साफ फतवा है, एक रिलीजियस अथॉरिटी है चूंकि वो वहां पे भी, उनका फतवा है कि हम एटम बम नहीं रख सकते, और इसीलिए ईरान ने कभी एटम बम की तरफ वो नहीं गया। लेकिन जंग से पहले वहां की कुछ अथॉरिटीज ने दुनिया को, अमेरिका और इसराइल को ये बोला था कि अगर आप लोग हमारे देश के लिए खतरा बनते हो तो शायद हम अपनी जो एटमिक डॉक्ट्रीन है उसको चेंज कर सकते हैं और हम एटम बम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये वहां की पार्लियामेंट का ये बिल पास करना कि हम आईएईए से निकल जाते हैं, ये उसी का रिएक्शन है जो अमेरिका, यानी कि आप कह रहे हैं इस कदम को हम ऐसे ही इंटरप्रेट करें कि अब वो बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं? मुमकिन है ईरान अपनी डॉक्ट्रीन में चेंज लेके आए, एक बड़ा चेंज देखने को मिल जाए, और फिर मुमकिन है कि ईरान उस एटमी बनने के नजदीक पहुंच जाए। ईरान एटम बम बना सकता है। वहां के सुप्रीम लीडर का साफ कहना है कि एटम बम ये हमारी रिलीजियस मान्यता के खिलाफ है। त्रिपाठी सर, इसके खिलाफ क्या किया जा सकता है? आईएईए ने फिलहाल कहा है कि हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट किया गया है, ये ऑफिशियल है ईरानी मीडिया में कि आईएईए के साथ सहयोग करने से अब ईरान ने साफ मना कर दिया है। इसके लिए उन्होंने अभी मना नहीं किया है, अभी मना नहीं किया है, सिर्फ पार्लियामेंट में ये सर पार्लियामेंट ही नहीं, कल ईरान की गार्डियन काउंसिल ने भी इसको पास कर दिया है। ये ईरानी मीडिया के हवाले से आ रहा है, पहले पार्लियामेंट ने पास किया था, फिर गार्डियन काउंसिल ने भी, यानी कि अब ये कानून वहां पर बन गया है। जैदी साहब, देखिए, उस प्रस्ताव में पद्मजा ये है कि आईएईए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ईरान में बिना ईरानियन गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं भेज सकता। पहले जब JCPOA वाला रिजीम था, ज्वाइंट कमीशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन वाला, तो उसमें क्या था कि उसमें आईएईए कभी भी हर 6 महीने पर जाकर के आईएईए वो करती थी, उनसे इंस्पेक्ट करती थी। अब ईरान ने, जब से ट्रंप ने आपको याद होगा 2017 में शायद ट्रंप ने साइन करने से इनकार कर दिया था और तब ये समझौता ख़त्म हो गया था, तो अब ईरान ने कहा है कि आगे से आईएईए हमारी परमिशन के बिना नहीं आ सकती। अब देखिए, वो टेक्निकली कह रहे हैं कि हमारी परमिशन के बिना नहीं आ सकती, मतलब परमिशन तब देंगे जब उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि उनके पास जो चीज़ें हैं वो आईएईए के इंस्पेक्शन से सुरक्षित हैं, उनकी इज्जत से बाहर, वहाँ तक आईएईए नहीं पहुँच सकता, इतने गुप्त रूप से रखे गए हैं। कह देंगे कि आइए आप देखिए, ये हमारी फैसिलिटीज़ हैं, ओपन फैसिलिटीज़ दिखा देंगे। उससे पहले वो आईएईए को जरा सा भी हवा भी नहीं लगने देना चाहते कि वो क्या करने जा रहे हैं। पर सर, अब तो वो कह रहे हैं हम आईएईए के इंस्पेक्टर्स को आने ही नहीं देंगे बिना हमारी परमिशन के। नहीं, आने ही नहीं देंगे, परमिशन नहीं है। वो कह रहे हैं हम आईएईए के बाहर हैं, अब हम उससे विड्रॉ कर रहे हैं। उससे पद्मा जी बाहर नहीं होते, एनपीटी से बाहर है। आपको समझना चाहिए कि ये एनपीटी का मेंबर है, जो भी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर है वो ड्यूटी बाउंड है, आईएईए उसकी इंस्पेक्शन करेगी। मगर ईरान अगर एनपीटी से बाहर निकल गया तो फिर आईएईए है नो लोकस स्टैंड ऑन दैट, वो है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है
कि जो तो जेसीपी इसको हम ऐसे ही इंटरप्रेट करें कि अब वो एनपीटी से बाहर है। ऐसे ही एनपीटी से बाहर निकल गया कल को, जैसे भारत एनपीटी का हिस्सा नहीं है, इजराइल एनपीटी का हिस्सा नहीं है, तो हमारे पास आईएए नहीं आती है। अगर कल को ईरान आईएए एनपीटी से बाहर निकल जाता है तो आईएए नो रोल ऑन दैट। दूसरी बात जो त्रिपाठी साहब बोल रहे थे, ये जो क्या है कि जेसीपीओ 2015 में साइन की थी P+5+1, इसका मतलब जो परमानेंट मेंबर प्लस जर्मनी। 2018 में जो डोनाल्ड ट्रंप इससे निकल गए थे, तो उसके बाद 2019 से फिर ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट करने लग गया, और ये सच्चाई है। इसने 60% से ज्यादा की तरफ ईरान जा रहा था। जब बात आती है कि नहीं वो तो ओनली पीसफुल पर्पज था, उसके लिए तो 4 to 5% चाहिए। बताइए जैदी साहब, यानी कि 60% अगर आपने कर लिया, 90% के लिए आपको 1-2 महीने चाहिए, आप नो डर्टी बॉम्ब बना सकते। पर जैदी साहब तो कह रहे हैं कि उन्होंने फतवा दिया हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब के खिलाफ, बिल्कुल वो कभी बनना ही नहीं था। जैदी साहब वो तो कह रहे हैं जिस तरीके का एनरिचमेंट चल रहा था पहले से ही, एम तो वही था, टारगेट वही था ईरान का। भले से ही आप कुछ भी बहाना बना लें कि अमेरिका ने अटैक किया इसलिए हम बना रहे हैं, इजराइल ने अटैक किया इसलिए हम बना रहे हैं, बना तो आप पहले भी रहे थे। नहीं, देखिए, जितना ईरान ने इनरिचमेंट किया है वो सब उसकी जो पीसफुल प्रोग्राम्स हैं, जो मेडिकल, हेल्थ और इस सेक्टर में या बिजली के आयात और निर्यात के अंदर काम आने के लिए जरूरी है, उतना उन्होंने किया है। पर बिजली के लिए आपको इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत है? 3.67% करो, यानी कि 5% से भी नीचे रखोगे तो आप बिजली का संचार कर सकते हैं। लेकिन मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं यहां पे। सबसे पहले चीज ये है कि ईरान के पास कितना समय था। 2 महीने थे जब वो बातचीत चल रही थी, 60 डेज। उसके बाद 10 दिन जब वो हमले चल रहे थे, और उसके बाद भी 2 हफ्ते का टाइम था जिसमें 2 दिन के बाद स्ट्राइक हुई है। तो कहीं ना कहीं ये क्लियरली था कि ईरान अगर कोई भी जो नॉर्मल देश है, जो नॉर्मल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से बात करता है, तो वो अपने जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, चाहे वो UF6 है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है जो फ्यूल होता है न्यूक्लियर का, या फिर चाहे वो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको निकाल देगा, उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे छुपा देगा जहां से जिसके ऊपर हमले होने के चांसेस कम है। और दूसरी चीज आती है एक रियलिटी चेक। रियलिटी चेक क्या है ईरान के लिए आज? जब उस पे हमले हो रहे थे वो रिएक्ट कर रहा था, अमेरिका ने तो मदद की, इजराइल की इक्विपमेंट भी दी, इंटरसेप्टर्स भी दिए, एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए, और खुद भी हमला किया। लेकिन कौन आया सपोर्ट पे ईरान के? ईरान के रशिया ने स्टेटमेंट्स दी, डिप्लोमेटिक काम है, एयर डिफेंस सिस्टम में हेल्प कर दूंगा, कुछ सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे दूंगा, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं। चीन जो था उसका तो बिल्कुल ही म्यूटेड स्टेटमेंट था, हार्डली कोई चीन का कोई डायलॉग भी उसमें समझ आया या सुनने को मिला। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि अब ईरान को समझ आ गया है कि अगर उसको अपना अस्तित्व बनाना है तो उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पड़ेगा। ये रियलिटी चेक हुआ है उसके साथ, और वो चाहेगा कि अब मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊं, चेक कैसे बनाऊं, छुप के बनाऊं, कहां बनाऊं, लेकिन उसको एडवर्टाइज शायद वो ना करे, क्योंकि जैसे कि इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वेपन है, ईरान को लगता है कि अब उसके साथ कोई भी नहीं है इस दुनिया में, कम से कम न्यूक्लियर बॉम्ब तो हो। यानी कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है, आपका पूरा लक्ष्य था कि आप ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकें, एक तरीके से आपने उसको धक्का दे दिया है कि भाई जल्दी जल्दी बॉम्ब बनाओ, और यूरेनियम कहाँ है उसका कभी किसी को पता नहीं। इसमें दूसरी पहल भी है। अगर आप देखें चीन और रूस, उन्होंने साथ नहीं दिया, वो इस बार खुल के नहीं आए, और उसके अंदर यह भी लग रहा है कि इवन चाइना और रशिया भी नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाए, क्योंकि ईरान जिस दिन न्यूक्लियर हथियार बना लेगा तो ये पूरे आप मिडिल ईस्ट की ही स्टेबिलिटी के लिए नहीं है, पूरी वर्ल्ड की पीस के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये नहीं कि इजराइल ही डरता है, जो दूसरे मुस्लिम वर्ल्ड हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, जॉर्डन, उनके लिए भी एक खतरा है अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाता है। तो ये समझना चाहिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जितने भी जो न्यूक्लियर स्टेटेड ऑफिशियल देश हैं, जिसके अंदर चीन भी आता है, रूस भी आता है, फ्रांस भी आता है, यूके भी आता है, यूएस आता है, वो अभी किसी भी को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना देना चाहते। वो नहीं चाहते क्योंकि उससे पूरे वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी आती है। मुझे लगता है चीन और रूस का एक तो ये है। दूसरी बात ये सच्चाई है, ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश फिर करेगा। न्यूक्लियर हथियार बनाना उसका स्टेटेड एम है, चाहे वो बता नहीं रहा हो। 60% से ज्यादा इनरिच यूरेनियम का कोई और मतलब ही नहीं है। पीसफुल पर्पज 5% से कम होता है, ये 60% तो बहुत पहले कर चुका है, और 90% अगर इसको करना हो तो अगले 2-3 महीने में कर सकता है, जिससे वो बम बना सकता है। त्रिपाठी सर,
देखिए, दो तीन चीज़ें थी। एक तो जैसा कि जनरल साहब कह रहे हैं, 63% के करीब रिपोर्ट के हिसाब से ईरान एनरिच कर चुका था, तो वो इस स्थिति में था कि 90% पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगता। दूसरी चीज़, IRGC के ही एक प्रवक्ता ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि हमको कई साल पहले से ही अंदेशा था कि अमेरिका या पश्चिम हमारे ऊपर हमारे परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हमला करेंगे, इसलिए हमने पहले से ही शुरुआत कर दी थी ये करने की कि इनको हम ज़रूरत पड़ने पे कहाँ, कितनी जल्दी और कैसे हटा सकते हैं अपने परमाणु मटेरियल को। तीसरी चीज़ देखिए, ये यहाँ बड़ी अजीब समीकरण हुई है, जैसे कि सिंह साहब भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्रम्प कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव था ईरान को न्यूक्लियर न बनने देना, वो हमने पूरा कर लिया। वो लगता है पूरा नहीं हुआ। वो लगता है, अमेरिका बोल रहा है हमने कर दिया। हाँ, इजराइल, अब देखिए यही परसेप्शन वॉर है, आप किसकी बात पर विश्वास करेंगे? इजराइल के दो ऑब्जेक्टिव थे। इजराइल का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान को न्यूक्लियर न बनने देना और उसको इस हद तक तबाह कर देना कि वो फिर न सर उठाए, वो भी नहीं हुआ। दूसरा था कि रिजीम चेंज, ट्रम्प का भी पहले था, ट्रम्प ने बाद में कह दिया रिजीम चेंज हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। इजराइल का फिर भी रिजीम चेंज ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव तो कतई पूरा नहीं हुआ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH